गुड इवनिंग। मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स जो मैग्नेटिज्म ऑफ सॉलिड पर थे, मैग्नेटिज्म ऑफ सॉलिड पर थे, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी इसके ओरिजिन को डिस्कस कर लिया है, इसमें डायमैग्नेटिज्म को डिस्कस कर लिया है और इसके पैरामैग्नेटिज्म को डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है फेरोमैग्नेटिज्म। अब इस फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि हमारे पास या तो इसके थ्योरी बेस पर हम पूरा जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें किस हिसाब से, कौन से थ्योरी, कौन से मॉडल से हम इसको फेरोमैग्नेटिज्म को डिराइव किए हुए हैं। दूसरा, हम इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, ग्राफ्स और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके मॉडल्स के बारे में डिस्कस करें या कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करें, तो हम देखते हैं कि या तो जैसे हम वेस्ट थ्योरी जो नॉर्मली हम बता दें, या तो हम मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी से बताएं, या तो हम इसे हाइजेनबर्ग मॉडल से बताएं, या हम इसके भीतर का जो डोमेन पार्ट है, डोमेन थ्योरी है, उसको डिस्कस करें, डोमेन थ्योरी। सो टुडेज लेक्चर आई विल ट्राई टू कवर क्यूरी-वेस्ट, मॉलिक्यूलर फील्ड और हाइजेनबर्ग। ओके, सो पहले इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लें कि अगर हम फेरोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करना चाहते हैं तो हम इसको इंसुलेटर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं और ऐसे नॉर्मल मेटल्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम कहें कि ये एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना है, अगर हम बोलना चाहें फेरोमैग्नेटिज्म को, तो हम एक वर्ड में इसको ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन फिनोमेना है, मैग्नेटाइजेशन फिनोमेना है। ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन फिनोमेना है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं हमारे फेरोमैग्नेटिज्म को शो करते हैं, तो हम देख लें एक बार। Gd गैंडोलियम, Dy जो कि एक रेयर अर्थ मेटल है, Dy इसको लिख लेते हैं, रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, या तो फिर कुछ इंसुलेटिंग ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड्स भी हैं, जैसे CrO2। क्या है? CrO2। ठीक है, और अगर हम देखना चाहें कि जैसे लास्ट 2 में हम एक थ्योरी टेम्परेचर वगैरह देखे थे पैरामैग्नेटिज्म, और इसमें उसी तरह हम इसमें भी एक ट्रांजिशन टेम्परेचर देखेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि हमारा बिलो विच फेरोमैग्नेटिज्म इज़ नॉट मीन्स above which ferromagnetism doesn't occur and below which ferromagnetism will occur। तो हम इस टेम्परेचर को जो कहते हैं उसे हम फेरोमैग्नेटिज्म ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे या क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे, और ये डिपेंड करेगा हमारे सब्सटेंस पर। ठीक है, सो आई कैन राइट द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिज्म इज इक्वल टू TF। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए हमने TF डिफाइन किया, और इसे हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम इसे ससेप्टिबिलिटी से रिलेट करें, जो कि C/T - TF है। ओके, C/T - TF है, इसे हम क्यूरी-वेस्ट लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो देखेंगे क्या कि इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के अबव हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाता है, रैंडमली ओरिएंटेटेड हो जाता है। तो हमारा जो अगर हम इसे मतलब इस टेम्परेचर से इंक्रीज़ कर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे सारे स्पिन्स रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे और हमारा मैग्नेटाइजेशन नहीं रहेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम मास डेंसिटी के ऊपर ये TF डिपेंड करता है
सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, भूलना नहीं है। सो अगर हम इसके मास डेंसिटी के साथ एक ग्राफ शो करें तो पता है हम क्या देखेंगे, ऐसे तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है जो इसकी, पर ये ओरिजिनली ऐसी नहीं होती है, ये ऐसे होती है, ठीक है। सो अगर इस साइड में हम लोग रो बाई एक्स लें, दैट इज मास डेंसिटी, और इस साइड हम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये इतने मोल तक वो इसके साथ कंबाइन हो रहा है और बाद में ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, ओके। सो ये आज के मास डेंसिटी के साथ रिएक्शन था। अगर हम यही सैचुरेशन, अब देखो जब उसमें मैग्नेटाइजेशन लगातार होता जा रहा है, टी बिलो देन टी एफ, जब इसमें लगातार मैग्नेटाइजेशन होता जा रहा है तो क्या होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। मतलब अगर हम कहना चाहें इसको तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रिजल्ट्स इन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो किस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा। तो इस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, mg मैग्नेटाइजेशन एट टेम्परेचर T अपॉन mg एट 0 डिग्री केल्विन, और यहाँ पे T/T है, ठीक है, जो कि एक रेशियो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/1.0 और यहाँ पे हो जाएगा 1.0, ठीक है। ये तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द theory, that is first theory what we will discuss is molecular field theory for ferromagnetism, molecular field theory किसके लिए, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, ओके। सो इस फील्ड में इसने क्या किया कि यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज जो मोमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। किसके वजह से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जो कि इंटरनल फील्ड जो है वो मैग्नेटाइजेशन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिज्म रीजन है, फेरोमैग्नेटिक रीजन है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक रीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल्स मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइज हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जिसके रिजल्टेंट में क्या आएगा, जिसके रिजल्टेंट में क्या होगा कि इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस होगी, इंटरनल फील्ड जो कि इस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इंटरनल फील्ड के वजह से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये इंटरनल फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटाइजेशन, प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटाइजेशन। तो क्यूरी और विस जो ये लॉ पिछले में हमने पढ़ा था, वो क्या कह रहा है कि विस ने बोला कि जो हैमिल्टोनियन है, ये जो आपका हैमिल्टोनियन है, ये मैग्नेटाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, सॉरी ये m होगा तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ हटाने के लिए लैम्डा m होगा, ये तो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा, ये हैमिल्टोनियन है, ये है क्यूरी या विस कांस्टेंट, विस ने डिफाइन किया है इसलिए विस का कांस्टेंट है, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ करें, पहली चीज़ कौन सी है, पहली चीज़ हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर का यूज़ करेंगे, पहली चीज़ हम लोग बोल्ट्जमैन प्रोसेस और फैक्टर फॉर मैग्नेटाइजेशन, और दूसरी चीज़ अगर हम ये यूज़ करें कि n जो है हमारा टोटल कंसंट्रेशन है, किसका, टोटल कंसंट्रेशन है, तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में निकालते हैं ना, दैट इज़ ओनली दिस थिंग ओनली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Ng म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेटॉन
और यहाँ पे हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और ये कैसे आया, एवरीबॉडी नोज फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब हम एंसेम्बल थ्योरी पढ़ते हैं तब हमें ये चीज़ मिलती है। ठीक है, तो फाइनली x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे x को, और ये इक्वेशन फाइनली पता है हाइपरबोलिक फंक्शन की तरह है, तो ये एन जी म्यू बी tan h ऑफ x। इसको अगर पहला इक्वेशन ले ले, देखो इसमें x को हम लोग ने माना है, तो x को हम क्या मानते हैं, और हमारे पास इसका एक इक्वेशन भी बनता है। ओके, सो व्हाट आई हैव थॉट अबाउट दैट x इज वेयर x इज इक्वल टू लैम्डा m बाई kt। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हमें ट्रांजिशनल इक्वेशन बनती है। ठीक है, अगर सोचो इफ़ आई एम अज्यूमिंग हेयर फॉर सिंप्लिसिटी टोटल एंगुलर मोमेंटम जो j की वैल्यू है वो 1/2 ली, ये तो कुछ भी हो सकता है, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ने इसको, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है, ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी फील्ड इज़ h, ये h है, ये जो हमारी फील्ड है ये हमारी h है। h क्या है, W इज इक्वल टू लैम्डा m, सॉरी बट आई एम सेइंग ओवर देयर इट इज हैमिल्टोनियन, बाय मिस्टेक इट इज आवर फील्ड। सो फाइनली व्हाट वी गॉट इज सारी चीज़ें जब पुट कर ली हमने, तो m हमें क्या मिला, n हमें मिला एन जी म्यू बी tan h ऑफ म्यू नॉट जी म्यू बी लैम्डा m बाई kt। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो ये क्या है, ये सारी चीज़ें किस वजह से आ रही है, ये सारी चीज़ें इंटरनल फील्ड की वजह से आ रही है। ठीक है, इंटरनल फील्ड, और हम एक ट्रांजिशनल इक्वेशन पाएंगे ना इससे, इस पूरे से हम क्या पाएंगे, एक ट्रांजिशनल इक्वेशन पाएंगे, जैसा कि हम लोग सिमेट्रिक वेव फंक्शंस के लिए निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू kt बाई म्यू नॉट जी म्यू बी लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर x के लिए x के रेस्पेक्ट में ये बन रहा है। सो अगर हम इस इक्वेशन की ग्राफ को देखें तो हमारा ग्राफ देखो कैसा बनेगा, चेंजिंग द कलर, एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, लीनियर शो करेगा, एक ये शो करेगा ऐसे, ठीक है, दूसरा ये शो करेगा ऐसे, और तीसरा शो करेगा ऐसे। तो हम इस रीजन को क्या बोल रहे हैं, इस रीजन को हम बोलेंगे TF, जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर है स्मॉलर देन T, इस रीजन को बोलेंगे T हमारा TF के बराबर है। ठीक है, अगर ये हमारा A है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये M अप्रॉक्सीमेटली tan h ऑफ x, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली हमारी m इज इक्वल टू x हो जाएगी, लीनियर है, t स्मॉलर देन t, इस वजह से ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने इस एक्सिस में मैग्नेटाइजेशन लिया और इस एक्सिस में हमने x। ओके, ये ग्राफ ना वैलिड है फॉर ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर हम इसी चीज़ को मानते हुए आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये क्रिटिकल वैल्यू जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से मिल रही है, और ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को बोलेगी। तो फाइनली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन पर, वो नॉन मैग्नेटाइजेशन स्टेट है और एनर्जेटिकली अनस्टेबल है।
इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंट करेगी एक नॉन मैग्नेटिक स्टेट को, एंड ये डिनोट करेगी एनर्जेटिकली अनस्टेबल स्टेट को। ठीक है, सो फाइनली हमारा लैम्डा क्या मिला, के टी एफ अपॉन म्यू नॉट एन जी म्यू टू स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 0। तो अगर हम देखें कि क्रिटिकल पर ये एकदम स्ट्रेट लाइन है और हाइपरबोलिक ओरिजिन से कम आ भी रहा है, तो अगर हम x की वैल्यू स्मॉल लें, x इज़ स्मॉल, ठीक है, तो हमारे पास tan h of x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर अगर हम ये देखना चाहें कि m at x क्या होगा, क्योंकि m at 0 होगा, वो क्या, ng mu t at मैग्नेटाइजेशन। ये m tends to 0 होगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट ये एक मैग्नेटाइजेशन है। फाइनली हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो m of 0 अपॉन m at point value and m at 0 standardization tan h of t minus t। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी जो है वो क्यूरी-वेस्ट लॉ है और ये पैरामैग्नेटिक रीजन पर एग्जिस्ट भी करती है, दैट इज़ t ग्रेटर देन t। तो अब हमारा टोटल फील्ड कितना हुआ, राइट नाउ माय टोटल फील्ड विल बी, देयरफॉर टोटल फील्ड विल बी जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो टोटल है और ये हमारा अप्लाइड फील्ड है, ये हमारा क्या है, अप्लाइड फील्ड, और ये हमारा मॉलिक्यूलर फील्ड है। ओके, सो फाइनली जब हमारी फील्ड, टोटल फील्ड इज स्मॉल, सो व्हेन द टोटल फील्ड इज स्मॉल, तब हम क्या देखते हैं कि m जो है हमारा इक्वल हो किसी टाइम पर m of 0 म्यू नॉट g म्यू b अपॉन k t माइनस h प्लस लैम्डा है। हेंस m को हम लिख सकते हैं, इससे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि ये TF/T जो हमारा ऑल टाइम चल रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं TF/लैम्डा कट इंटू 1 अपॉन t माइनस TF। ठीक है, और ये ऊपर h हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। सो फाइनली ये हमारा निकला इक्वेशन। तो इसी से हम सस्टेबिलिटी भी निकाल देंगे, जो अभी हम सस्टेबिलिटी के नॉर्मल मतलब ब्रीफ व्यू दिए थे कि xi इज इक्वल टू c अपॉन t माइनस t।
ठीक है। और यहाँ जहाँ पर हम C इजिकल टू लिख सकते हैं KF माइनस लैम्डा और इट इज़ इजिकल टू म्यू नॉट M G ऑफ म्यू B का होल स्क्वायर अपॉन K। ओके, सो ये हमारा क्यूरी-वेस लॉ हो गया। ये है हमारा क्यूरी-वेस लॉ। इतना पार्ट जो है क्यूरी-वेस लॉ। ओके, सो अगर हम इसका फिज़िकल ओरिजिन देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे, इसका फिज़िकल ओरिजिन हम हाइजेनबर्ग मॉडल से निकालेंगे। ठीक है, इसके पहले हम किसको कंसिडर करेंगे, इसके पहले हम स्पिन को कंसिडर करेंगे, इसके पहले हम इन लोग की नेबरहुड इंटरेक्शन को कंसिडर करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन हाइजेनबर्ग मॉडल। ठीक है, हाइजेनबर्ग मॉडल फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग मॉडल भी आप कभी कभी स्पिन डिपेंडेंट मॉडल भी सुनेंगे, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है स्पिन डिपेंडेंट मॉडल पे, किसके लिए, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। तो इस डिपेंडेंट मॉडल में कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट नोटिस की गई हैं वो क्या है, देखते हैं कि देखो प्रीवियसली ऑलरेडी ये जब बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी में जो आपसी मैग्नेटिक मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने ये देखा कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपस में इंटरेक्टिंग होंगे। मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इंटरेक्टिंग with their neighbors, ओके। फर्स्ट पॉइंट तो ये देखा गया, और ये देखा गया कि जब इंटरेक्शन हो रहा है तो ये इंटरेक्शन क्या है, मतलब ये इंटरेक्शन एनर्जी जो है दो मोमेंट्स के स्पिन डिपेंडेंट होता है। मीन्स इंटरेक्शन इज स्पिन डिपेंडेंट, ओके। इंटरेक्शन इज माई स्पिन डिपेंडेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये हमारा इंटरेक्शन एनर्जी है जो कि VE ऑफ x है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस J डैश S1 डॉट S2। ठीक है, अब ये J डैश क्या है, ये J डैश है हमारा एक्सचेंज कांस्टेंट। कहाँ से एक्सचेंज आया, एक्सचेंज हमारा स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी जो एक दूसरे के साथ नेबरिंग लग रही है वो कहलाती है। ठीक है, और ये है हमारी एक्सचेंज एनर्जी, ओके। सो और ये दोनों हमारे उसके मोमेंट्स हैं जो नेबरिंग स्पिन्स हैं। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो S1 किसी भी स्पिन का वैल्यू क्या होता है, S इजिकल टू S1 H कट S1 और S2 इजिकल टू S2 H कट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर हम देखें J डैश की यूनिट्स क्या है, तो ये डायमेंशंस ऑफ एनर्जी में आती है, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी होती है इसकी, ओके। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये स्पिन पैरेलल स्टेट है, मींस स्पिन्स आर इन पैरेलल स्टेट स्पिन्स हैं, तो हम इसको क्या देखेंगे, S1 और S2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, S1 इज इक्वल टू S2। तो हमारा V इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस J डैश ऑफ S स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि एंटी पैरेलल स्पिन स्टेट है, एंटी पैरेलल स्पिन स्टेट है, तो ये क्या हो जाएगा, V जो हो जाएगा, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, S1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ S2। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी J डैश ऑफ x स्क्वायर जो होगा वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे नोट करने की बात यह है कि ये J डैश जो है किस पर डिपेंडेंट करता है, मीन्स जो हमारा एक्सचेंज कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो हमारे वेस कांस्टेंट जो लैम्डा था हमारे पिछले थ्योरी में, जो मॉलिक्यूलर वेट
थ्योरी हम देख रहे थे उसमें जो हमारा कांस्टेंट था लैम्डा उस पर डिपेंड करता है. सो आई विल राइट लाइक दिस वे कि दैट जे डैश इज रिलेटेड टू लैम्डा, और ये लैम्डा किसका है? विस कांस्टेंट का लैम्डा है. तो फाइनली हमारा जो ये डाइपोल है वो अपने आपस के नेबर्स के साथ इंटरैक्शन एनर्जी करेगा. ये दोनों क्या है? नेबर्स हैं. फाइनली अगर हम देखें कि एक और पॉइंट नोट करने की इसमें बात यह है कि जे डैश जो है रैपिडली गिरेगा, मीन्स कम होगा जैसे जैसे रैपिडली डिक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है जैसे जैसे इंक्रीज करेगा. ओके, सो हम देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी, सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं क्या? टोटल एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? टोटल एक्सचेंज एनर्जी फॉर डाइपोल इज ये हो जाएगा हमारे किस पर डिपेंड करेगा? z पर. z हमारे पहले तो हम सिंगल ले रहे थे, अब हम पूरा के पूरे को लेंगे तो z j डैश s स्क्वायर, अगर इक्वेशन 2 लिखते हैं. सो यहाँ पर ये z क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर. ओके, सो फाइनली जब हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स को, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, लैंडेजेस फैक्टर और बोर मैग्नेटॉन, इन सभी चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे और हम अपना मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पिछले थ्योरी से मिला है, सारी चीज़ें जब इंक्लूड करके हम इक्वेट करेंगे तो देखो मेरा फाइनल रिजल्टेंट क्या आ रहा है. इट्स सो इंटरेस्टिंग. जी एस म्यू बी एक पॉइंट हो गया, दूसरे में हमारा म्यू नॉट एच ओमेगा निकलेगा. ये क्या है? एच डब्ल्यू हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा बराबर हो जाएगा जे डैश एस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें ये क्या है, तो ये है मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड, मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो ये हम अगर इक्वेशन 3 बोल लेते हैं तो फाइनली व्हाट वी गेट? Finally what we get? Lambda m naught is equal to HW of maximum value. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा NGS म्यू बी, पीछे से हमें निकलेगा. तो फाइनली हम जो J डैश की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, फाइनली हम जो J डैश की वैल्यू देखना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा? Therefore my J dash will be mu naught n G mu B का होल स्क्वायर अपॉन z, और इधर क्या हो जाएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर हाइजेनबर्ग मॉडल. ठीक है, सो हम फाइनली देख सकते हैं कि इंटरैक्शन एनर्जी कैसे हमारे इस पूरे के पूरे फेरोमैग्नेटिज्म में कंक्लूडेड हो रहा है. ओके, सो अगर हम देखें तो जे डैश किसके प्रोपोर्शनल है? जे डैश लैम्डा के प्रोपोर्शनल है और जे डैश टी सी के प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखते हैं इस इक्वेशन के कंक्लूजन में, तो जे डैश इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इट जे डैश इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टी सी. टी सी क्या है? हमारा क्यूरी टेम्परेचर है. ओके, सो अगर हम देखना चाहें कि इन सब मॉडल का या Vx का ओरिजिन क्या है, Vx ओरिजिन के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा Vx के ओरिजिन के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो ये क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी है. डाइपोल डाइपोल जो कि हमारे नेबरहुड में लग रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एनर्जी है. तो अगर हम इसको 1-2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू बी का स्क्वायर और ये आर क्यूब जो इन दोनों के बीच का है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 1-2 भी इसको लिख सकते हैं. ये हम लिख देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स. ठीक है, तो
इसकी रेंज जब एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई तो इसकी रेंज आती है 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि वेरी स्मॉल है किसी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, वेरी स्मॉल फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फाइनली इस चीज़ से उबरने के लिए हमारा हाइजेनबर्ग ने एक कुछ कांस्टेंट्स दिए और कुछ इन दोनों के बीच में रिलेट करने का जो सिस्टम बोला वो है क्या, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, सो फाइनली हमने देखा क्या कि पीछे अब तक हम लोग कहाँ से डिस्कस कर रहे थे कि पहले तो हाइजेनबर्ग मॉडल के बारे में एंट्री लिए, जिसमें कि पहले हम डिफाइन की कि इंटरैक्शन एनर्जी है क्या, इंटरैक्शन एनर्जी जो कि स्पिन डिपेंडेंट हुआ, लेकिन जब हम फाइनली इस इंटरैक्शन V12 को कैलकुलेट किया तो वो हमारी किस रेंज में आ रही, 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में, जो कि फेरोमैग्नेटिज्म के बहुत स्मॉल है। तब जाके हाइजेनबर्ग मॉडल आया, हाइजेनबर्ग ने अपना जो हाइपोथेसिस दिया या लिटरली ये प्रूव भी हुआ, वो क्या है कि स्पिन डिपेंडेंसी जो कि विच फॉलोज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, विच फॉलोज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें उसने क्या बोला कि अगर सोचो कि ये पॉलीज एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो करता है, साथ में ये जो एक्सचेंज फोर्सेस निकालता है, मतलब जो एक्सचेंज फोर्सेस मेजर किया गया है वो कूलम्बिक फोर्सेस के रेंज में आता है, मीन्स द एक्सचेंज फोर्सेस विच इज मेजर्ड, विच वी गॉट इज in order of coulombic forces। ठीक है, तो उसने क्या दिया, एक एग्जाम्पल लिया, किसका एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का लिया एग्जाम्पल, और उसने बहुत ही इजीली इसको एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन में क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई और 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग, विच revolves around it by coulomb। ठीक है, और हमने देखा क्या, ये इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, पैरेलल अरेंज कर सकते हैं इनके स्पिन को, या एंटी पैरेलल अरेंज कर सकते हैं इसके स्पिन को, एंटी पैरेलल। तो देखो फाइनली फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इस जस्ट इन दोनों से कैसे निकल के आती है। ठीक है, उसने क्या बोला कि अगर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो ये क्या फॉलो के कंक्लूजन लाया कि अगर ये सोचो स्पिन्स इसके पैरेलल है, ओके, इफ द स्पिन्स आर पैरेलल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे रिजल्ट में अपार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अपार्ट, मतलब क्या, रिपल्शन की वजह से होंगे। और अगर ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि ये एंटी पैरेलल है, सो क्या हो जाएगा कि ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मतलब क्या, वेव फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोज ड्यू टू एट्रैक्शन, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेव फंक्शंस ओवरलैप। तो ये क्या होगा, तो ये पैरेलल जो है आपका, ये पैरेलल क्या कंक्लूज निकालेगा, पैरेलल बोलेगा कि एनर्जी जो है लार्ज होगी, एनर्जी राइजेस और लार्ज ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्शन, ओके। और ये एंटी पैरेलल क्या बोल रहा है, एंटी पैरेलल बोल रहा है कि इसमें जो रिपल्शन या एनर्जी होगी वो कम होगी और ये ग्राउंड स्टेट में हो जाएगी, मतलब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होगा इसमें, एंटी पैरेलल
अरेंजमेंट होगा इसमें। और ये पता है कौन से स्टेट को बोलेगा, ये जिस स्टेट को बोलेगा उसे हम लोग नॉन मैग्नेटिक स्टेट कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक स्टेट। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, किस वजह से नॉन मैग्नेटिक। तो पैरेलल में कौन सा स्टेट आ गया, पैरेलल में हमारा लोअर एनर्जी वाला, पैरेलल जो हमारा आ रहा है अब तक। ठीक है, पैरेलल जो है वो देगा लोअर एनर्जी फेरोमैग्नेटिक स्टेट, मैग्नेटिक मटेरियल। सो हम देख सकते हैं क्या ये स्पिन डिपेंडेंट जो है वो क्या बोल रहा है, फोर्स बिटवीन द मोमेंट्स को बोल रहा है, और मोमेंट्स से स्ट्रॉन्गर होंगे डाइपोल इंटरेक्शन, तो 1/2। अब देखो इसमें जो रिजल्टेंट आया वो कितना ही मैचिंग है, वो ये है कि इंटरेक्शन एनर्जी क्या आई, इंटरेक्शन एनर्जी हमारी क्या आ गई, V of 1 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E²/4πε0r²। ये तो होता ही है, ठीक है। और अगर स्लैटर ने क्या बोला, स्लैटर ने बोला कि R/2RA, अगर हम एक ऐसा रेशियो लेते हैं जिसमें ये है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जहाँ पर R इज इक्वल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। और RA अगर बोले कि एटॉमिक रेडियन, RA इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियन, तो अगर इन दोनों का रेशियो मीन्स R/2RA इज ग्रेटर देन 1.5, ठीक है, तो इसका J' जो होगा, जो कि हमारा इंटरेक्शन एक्सचेंज कांस्टेंट था, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो तो कौन कौन से ये सेटिस्फाई करते हैं, एग्जाम्पल Fe, Ni, CO, कोबाल्ट एक्सेट्रा। लेकिन ये चीज़ हमारे एक्सेप्शन केस हैं, एक्सेप्शन किस पर है, क्रोमियम और मैंगनीज, क्योंकि बिकॉज दे डोंट फॉलो फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सो फाइनली हम क्या देखते हैं, इससे रिलेटेड एक ग्राफ दिखता है हमें, जो कि इस लैटर जितने भी पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई करता है। और ये मिला क्या हमें दिखाते हैं, वो क्या है कि इस तरह का ग्राफ मिलता है, ठीक है, जिसमें देखना कि ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकल मिल जाएगा और यहाँ पे कोबाल्ट मिल जाएगा और इस जगह पे थोड़ा सा हमारे आयरन मिल जाएगा, ठीक है। और इन सब का रेशियो जो इस पॉइंट पर कट करेगा वो रहेगा 1.5। और ये जो मैंगनीज और क्रोमियम है वो हमें नीचे मिलेंगे, बिकॉज ये टोटली फेरोमैग्नेटिज्म नहीं होते। वाई एक्सिस पे हम Z' ले लिए और एक्स एक्सिस पे R/2R, ठीक है। तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिज्म हुआ। मेनली फेरोमैग्नेटिज्म में एक डोमेन थ्योरी भी आती है। ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके हमारा फेरोमैग्नेटिज्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज़ आएगी वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म पे होते हैं। ये आप जान लो कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म, ये दोनों हमारे कंपाउंडेड फॉर्म में आते हैं और इनके अंदर का जो क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के वजह से इसमें हमारा सारे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है। एक की स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर होते हैं और एक हाफ रेंज में आते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल। थैंक यू।